हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने आने वाले एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। दोस्तों, मेरा नाम है दीपक माहौर और आपका स्वागत है JBK गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हमने इंडिया जीके की जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, जो पिछले कई सालों से इंडिया में होने वाले सभी एग्ज़ाम्स के अंदर आए हुए हैं, उनका एक डिटेल में एनालिसिस कर रहे हैं। दोस्तों, उनके आंसर के साथ साथ उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी फैक्ट बनते हैं हम उनको देख रहे हैं दोस्तों। और दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले दोस्तों हमने इसके ऊपर वीडियो बनाई हुई है। इससे पहले के जितने भी क्वेश्चन हैं दोस्तों, वो हमने उन वीडियोज़ में सॉल्व कराए हुए हैं। तो यदि आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो दोस्तों उन वीडियो का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा दोस्तों। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हमने पिछली वीडियो में जहां पर ख़त्म किया था वो हमारा क्वेश्चन नंबर 26 था दोस्तों। आज मैं एक बार उसको रिवाइज़ कराऊंगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 26 को। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। दोस्तों, इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा कि एक हमारा इलेक्शन कमीशन होता है, चुनाव आयोग। जो दोस्तों चुनाव आयोग के अंदर जो हेड होता है, सबसे मेन आदमी होता है, उसको बोलते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर, यानी कि मुख्य चुनाव आयुक्त। उसका साथ देने वाले दो लोग और होते हैं दोस्तों, उनको बोलते हैं चुनाव आयुक्त, यानी कि इलेक्शन कमिश्नर। तो दोस्तों, आपसे ये पूछा गया है कि जो भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे वो कौन थे दोस्तों। ये क्वेश्चन दोस्तों ज़्यादातर एग्जाम्स में आता रहता है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या है, सुकुमार सेन। तो दोस्तों, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, सुकुमार सेन, जो कि 1950 से 1958 तक रहे थे। दोस्तों, हमारा क्वेश्चन का आंसर तो यहीं पे ख़त्म होता है, लेकिन इस टॉपिक से रिलेटेड दोस्तों और भी कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं। अब उनको देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है दोस्तों कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो गठन है, जो इसकी स्थापना है, वो कब हुई थी। तो दोस्तों वो हुई थी 25 जनवरी 1950 को। तो दोस्तों याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत का जो चुनाव आयोग है, इलेक्शन कमीशन है, उसकी गठन कब हुआ दोस्तों, 25 जनवरी 1950 को। दोस्तों इसीलिए भारत में 25 जनवरी को प्रत्येक वर्ष क्या मनाया जाता है दोस्तों, नेशनल वोटर डे, राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों याद कर लेना, इलेक्शन कमीशन की स्थापना कब होती है, 25 जनवरी 1950 को। इसीलिए हर साल 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है। लेकिन दोस्तों ये मनाना कब से स्टार्ट हुआ था, ये हुआ था दोस्तों 25 जनवरी 2011 से। 2011 में दोस्तों हमारे देश की जो राष्ट्रपति थी, उनका नाम था प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। उन्होंने इस दिन की शुरुआत करी थी कि 25 जनवरी 2011 के बाद प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को मतदाता दिवस यानी कि नेशनल वोटर्स डे मनाया जाएगा। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। दोस्तों इससे रिलेटेड हमारे एक दो फैक्टर और बनते हैं। वो क्या है दोस्तों, वो हमारे ये हैं दोस्तों कि वर्तमान में देखो दोस्तों, हमने देखा कि जो उसकी सबसे पहले कमिश्नर थे वो कौन थे, सुकुमार सेन। और दोस्तों वर्तमान में आज के टाइम में, प्रेजेंट टाइम में कौन है जो कि 23वें नंबर के हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर, वो है दोस्तों सुनील अरोरा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों करंट अफेयर की दृष्टि से। आपका जो भी एग्ज़ाम होने वाला है उसमें आने के पूरे चांस हैं। वर्तमान में जो हमारा चुनाव आयोग है, उसके मुख्य चुनाव आयुक्त कौन हैं, सुनील अरोरा हैं। दोस्तों आपसे ये भी पूछ सकता है कि ये कौन से नंबर के हैं। तो दोस्तों ये 23वें नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त है, याद रखना दोस्तों, सुनील अरोरा। अच्छा दोस्तों, इनसे पहले कौन थे जो 22वें नंबर पे आते थे, उनका नाम है OP रावत, यानी कि ओम प्रकाश रावत। याद कर लेना दोस्तों, 22वें नंबर के थे ओम प्रकाश रावत, और अभी जो वर्तमान में हैं 23वें नंबर के वो हैं सुनील अरोरा। दोस्तों मैंने आपको बताया चुनाव आयोग के अंदर एक तो होता है मुख्य चुनाव आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, वो तो फिलहाल हमारे सुनील अरोरा जी हैं। दोस्तों उनकी हेल्प करने के लिए दो होते हैं इलेक्शन कमिश्नर, यानी कि चुनाव आयुक्त। वो कौन कौन है दोस्तों, वो हैं राजीव कुमार और सुशील चंद्र। याद रखना दोस्तों, चुनाव आयुक्त कौन कौन है, राजीव कुमार और सुशील चंद्र, लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, सुनील अरोरा। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और इस क्वेश्चन से, टॉपिक से रिलेटेड, चुनाव आयोग से संबंधित अगर कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो मैं आशा करता हूँ आपका वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 27 पर। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या क्या रखा है दोस्तों कि
पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ दोस्तों? पानीपत का जो पहला युद्ध हुआ था वो कब हुआ था और किन किन के बीच में हुआ था? दोस्तों आपको पता है पानीपत में कई महत्वपूर्ण लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं, जैसे कि पानीपत का पहला युद्ध, दूसरा युद्ध और तीसरा युद्ध। अब आपसे आरआरबी एनटीपीसी 2020 में दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब और किन के बीच में हुआ? तो दोस्तों याद रखना, पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को, याद रखना दोस्तों, डेट याद कर लेना, 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। दोस्तों कब हुआ दोस्तों? पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। दोस्तों हमारा इस क्वेश्चन का आंसर तो यही हुआ है। पानीपत का दूसरा युद्ध दोस्तों 5 नवंबर 1556 ईस्वी को अकबर के सेनापति बैरम खां, दोस्तों जो अकबर सम्राट थे, एक तो उनके सेनापति थे बैरम खां और दूसरे थे दोस्तों आदिल शाह सूर के सेनापति हेमू, उनके बीच में हुआ था। दोस्तों किस किस के बीच में? बैरम खां और हेमू के बीच में। यानी कि दोस्तों अकबर के जो सेनापति थे बैरम खां और हेमू जो थे, हेमू कौन थे? हेमचंद्र आदिल शाह सूर के सेनापति थे। तो दोस्तों इतना याद रखना, पानीपत का दूसरा युद्ध 5 नवंबर 1556 को अकबर के सेनापति बैरम खां और हेमू के बीच में हुआ। हेमू कौन था दोस्तों? आदिल शाह सूर के सेनापति थे। अच्छा दोस्तों अब देखते हैं पानीपत का तीसरा युद्ध। पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761 को मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। दोस्तों किस किस के बीच हुआ था? मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच। ध्यान रखना दोस्तों, 14 जनवरी 1761 को मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था। तो दोस्तों मैंने आपको जो पानीपत के तीनों युद्ध हुए थे दोस्तों वो मैंने आपको एक एक करके बता दिए हैं। दोस्तों अब आपके एग्ज़ाम में इससे संबंधित कोई भी टॉपिक क्वेश्चन आता है आप उसको कर पाओगे। तो दोस्तों चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 28 है, सुकन्या समृद्धि योजना किससे संबंधित है? दोस्तों ये रेलवे के एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है। दोस्तों इसमें क्या पूछा है, जो सुकन्या समृद्धि योजना है वो किससे रिलेटेड है? तो दोस्तों सुकन्या समृद्धि योजना बेटियों के लिए केंद्र सरकार की एक छोटी बचत योजना है। तो दोस्तों जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, दिल्ली सरकार है दोस्तों, उसकी एक योजना है जिसके अंदर जो बेटियां होती हैं दोस्तों उनके लिए एक खाता खोला जाता है और एक बहुत ही छोटी रकम से, छोटे अमाउंट से वो खाता खोला जाता है, ताकि जब वो 18 साल की हों तो उसके बाद उन माता पिताओं को अपनी बेटी के पढ़ाई के लिए वो अपना खर्चा उठा सकें। तो दोस्तों इस योजना के अंदर, तो दोस्तों इस क्वेश्चन तो सिर्फ यही है कि सुकन्या समृद्धि योजना किससे संबंधित है? बेटियों से संबंधित है। बेटियों के लिए केंद्र सरकार ने एक छोटी बचत योजना चलाई है दोस्तों, सेविंग अकाउंट वाली। इसे दोस्तों, अच्छा दोस्तों अब इसके और क्या क्या फैक्ट बन सकते हैं कि इसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के तहत लॉन्च किया गया है। दोस्तों याद करना, सुकन्या समृद्धि योजना को कौन सी स्कीम के तहत लॉन्च किया गया? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत लॉन्च किया गया है। और दोस्तों इस योजना में बैंक खाता किसी भी गर्ल चाइल्ड के जन्म लेने के बाद 10 साल से पहले की उम्र में कम से कम 250 रुपये के जमा के साथ खोला जा सकता है। अच्छा दोस्तों ये स्कीम है क्या? इस स्कीम के अंदर दोस्तों जो हमारी बेटियां होती हैं उनके जन्म लेने के बाद और 10 साल की उम्र से पहले बैंक में खाता खोला जाता है, और जिसमें जो कम से कम रकम है कि कम से कम 250 रुपये से आपको वो जमा करना हो पड़ेगा, लेकिन 1 लाख से कम, यानी कि कम से कम 250 रुपये से खोला जाएगा खाता। और बेटी की उम्र क्या होनी चाहिए दोस्तों? जन्म लेने से 10 साल के बीच में ही खाता खोला जा सकता है। अच्छा दोस्तों और क्या है, सुकन्या समृद्धि योजना खाते से, ये दोस्तों सुकन्या समृद्धि योजना खाते से 18 साल की उम्र के बाद बच्चे की उच्च शिक्षा के लिए खर्च के मामले में 50% तक रकम निकाली जा सकती है। इसका मतलब दोस्तों ये है कि यदि दोस्तों जैसे अगर बेटी की उम्र 18 साल हो गई है दोस्तों, तो यदि माँ बाप चाहें तो उसकी जो रकम जमा की गई थी उसमें से आधी रकम यानी कि 50% रकम वो उसकी हायर एजुकेशन के लिए, उच्च शिक्षा के लिए, जैसे कि अगर उसको कॉलेज में एडमिशन दिलाना है या कोई भी और भी कोई एजुकेशन करानी है, उसके लिए वो 50% रकम को निकाल सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सुकन्या समृद्धि योजना क्या है इसके बारे में समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एसएससी सीजीएल में आया हुआ है।
विषाणु, विषाणु यानी कि वायरस, वायरस जनित रोग कौन सा है। दोस्तों क्वेश्चन था, 4 ऑप्शन दे रखे थे, उनमें से ये पूछा था कि ये जो रोग दे रखे हैं, डिजीज़ दे रखी हैं, इनमें से कौन सा रोग विषाणु से होता है यानी कि वायरस से होता है। तो दोस्तों ऑप्शन क्या क्या थे, चेचक, शीतला, बड़ी माता और स्मॉल पॉक्स। दोस्तों 4 ऑप्शन थे। तो दोस्तों वायरस से होने वाला जो रोग है वो है चेचक। बाकी के जो रोग हैं दोस्तों वो किसी और वजह से होते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन पूछा था कि वायरस की वजह से कौन सा रोग होता है, विषाणु की वजह से, वो होता है चेचक। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर तो सिर्फ चेचक है, लेकिन दोस्तों वायरस से होने वाले और भी रोग हैं, उनके बारे में हम देखते हैं कि वो कौन कौन से रोग हैं। उनको याद करने की ट्रिक भी देखेंगे दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है। दोस्तों पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि चेचक जो बीमारी है उसके टीके का जो आविष्कार था वो एडवर्ड जेनर ने किया था। दोस्तों याद रखना दोस्तों, बहुत ज़्यादा रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। चेचक के टीके का आविष्कार, जो चेचक की बीमारी में एक टीका लगाया जाता है, उसकी डिस्कवरी, उसका आविष्कार किसने किया था दोस्तों, एडवर्ड जेनर ने। किसने किया था, एडवर्ड जेनर ने। कब किया था, 1976 में। याद रखना दोस्तों, एडवर्ड जेनर ने 1976 में चेचक के टीके का आविष्कार किया था। अब देखते हैं दोस्तों विषाणु से या वायरस से होने वाले जो रोग हैं उनकी ट्रिक क्या है। तो दोस्तों ट्रिक आपको बहुत ही फ़नी लगेगी, लेकिन दोस्तों ऐसी ट्रिक है कि आपको समझ में आएगी और आप इसको हमेशा के लिए याद रख लोगे। क्या है दोस्तों कि रेखा हमें, दोस्तों रेखा नाम की एक लड़की है, हमें हिट करके, दोस्तों हमें हिट करके यानी कि हमें पीट कर पोइछे, पोइछे दोस्तों मैंने यहाँ पर एक ट्रिक बनाने के लिए पीछे बोल सकते हैं इसको हम, पीछे छोड़ गई। तो दोस्तों क्या है कि रेखा हमें हिट करके पीछे छोड़ गई। आप इस पीछे जो शब्द लिखा हुआ है दोस्तों इसको पोइछे समझो, पोएचे दोस्तों, क्योंकि यहीं से हमें ट्रिक मिलेगी। दोस्तों रेखा हमें हिट करके पोइछे छोड़ गई। अब दोस्तों हर एक लेटर का इसमें कोई ना कोई बीमारी का नाम है। तो दोस्तों देखते हैं, जैसे दोस्तों रेखा है, रेखा का मतलब क्या है, रे से तो हो गया रेबीज और खा से हो गया खसरा, तो रेबीज और खसरा। हमें है से हो गया हर्पिस रोग और में से हो गया मेनिंजाइटिस। ध्यान रखना दोस्तों, रेखा से तो हो गया रेबीज और खसरा, हमें से हो गया हर्पिस मेनिंजाइटिस, यानी कि रेखा हमें। अब आता दोस्तों हिट करके, हिट क्या है दोस्तों, हेपेटाइटिस और टैक्रोमा। यानी दोस्तों हिट का मतलब क्या हो गया, हेपेटाइटिस और टे से मतलब है टैक्रोमा। तो हिट का मतलब समझ में आ गया दोस्तों। इसमें दोस्तों जो करके है इसका कोई भी मतलब नहीं है दोस्तों, इससे कोई भी बीमारी का नाम नहीं बनता। आगे बढ़ते हैं, जैसे पोएचे है, पोएचे में जो पो है दोस्तों, पो का मतलब तो है पोलिया, जो पोलियो बीमारी होती है। ए का मतलब है एड्स और चे का मतलब है चेचक। तो दोस्तों पोएचे के अंदर 3 बीमारियों के नाम है, पोलियो, एड्स और चेचक। ये तीनों बीमारी दोस्तों वायरस से होती हैं। और दोस्तों छोड़ गई, छोड़ यानी कि छो से आएगा दोस्तों छोटी माता और डे से आएगा डेंगू ज्वर। तो दोस्तों जो छोटी माता है और जो डेंगू बीमारी है, डेंगू बुखार है, ये भी दोनों किससे होते हैं दोस्तों, वायरस से होते हैं, विषाणु से होते हैं। और गई से क्या बनता है दोस्तों, गै से बनेगा गलशोध और ई से बनेगा इन्फ्लुएंजा। तो दोस्तों गई मतलब गलशोध और इन्फ्लुएंजा। तो दोस्तों आपने देखा कि अगर आपको केवल एक सेंटेंस याद करना पड़ेगा, रेखा हमें हिट करके पोएचे यानी कि पीछे छोड़ गई। तो दोस्तों इसमें करके का तो कोई मतलब नहीं है। रेखा से बनेगा रेबीज खसरा, हम से बनेगा हर्पिस मेनिंजाइटिस, हिट से बनेगा दोस्तों हेपेटाइटिस और टैक्रोमा। पोएचे से दोस्तों 3 बीमारी हैं, पोएचे से दोस्तों 3 बीमारियां बनती हैं, पोलियो, ए से बनेगा एड्स और चे से बनेगा चेचक। उसके बाद दोस्तों छोड़ से बनेगा छोटी माता, डे से बनेगा डेंगू ज्वर यानी कि छोटी माता डेंगू ज्वर, और गई से बनेगा दोस्तों गलशोध इन्फ्लुएंजा। तो दोस्तों आपने देखा कि जो वायरस से होने वाली बीमारियां कौन कौन सी हैं दोस्तों, इनको याद करना बहुत कठिन है, इनको सिर्फ ऐसे ही ट्रिक से याद किया जा सकता है। तो दोस्तों मैंने कोशिश करी है आपको एक ऐसी ट्रिक देने की जिससे आप वायरस से होने वाली बीमारियों को पहचान लेंगे दोस्तों। तो और दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। अब हम दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 पर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है। दोस्तों सेंट्रल जो पोटैटो जो अनुसंधान संस्थान है दोस्तों, जो हमारा केंद्र सरकार का जो आलू संस्थान है दोस्तों, वो कहाँ पर है, वो है दोस्तों शिमला में। शिमला कहाँ पड़ता है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में। दोस्तों आरआरबी रेलवे के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है,
कि जो केंद्रीय आलू संस्थान है दोस्तों वो कहाँ पर पड़ता है, शिमला में। दोस्तों आप इसको याद कर सकते हैं कि आलू और शिमला, दोस्तों आलू शिमला की सब्ज़ी बनाई जाती है, इस ट्रिक से आप याद कर सकते हो। आलू और शिमला, आलू शिमला की सब्ज़ी बनाई जाती है, इसका मतलब केंद्रीय आलू अनुसंधान जो संस्थान है वो कहाँ पर है दोस्तों, शिमला में। शिमला कहाँ पड़ता है, हिमाचल प्रदेश में। अब दोस्तों यदि आपसे आलू अनुसंधान संस्थान के बारे में पूछा हुआ है तो दोस्तों और भी कई इम्पोर्टेंट अनुसंधान संस्थान हैं जो एग्ज़ाम्स में आते रहते हैं, रिपीट होते रहते हैं दोस्तों। चलिए अब उनको देखते हैं। सबसे पहला है दोस्तों केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान। दोस्तों चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, कटक। कटक कहाँ पड़ता है दोस्तों, उड़ीसा में। दोस्तों इसको याद करने के लिए आप क्या सोच सकते हैं कि जब चावल को हम दांतों से चबाते हैं तो कटक कटक की आवाज़ आती है, यानी कि चावल कटक, चावल को चबाने से कटक की आवाज़ आती है। वहाँ पर आपने देखा था आलू और शिमला की सब्ज़ी बनाते हैं दोस्तों, ऐसा मान लीजिए। तो दोस्तों आई होप कि आपको दोनों याद हो गए होंगे। अगला पॉइंट क्या है दोस्तों, केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान। वन मतलब जो पेड़ पौधे, वो है देहरादून में दोस्तों। देहरादून कहाँ पड़ता है दोस्तों, उत्तराखंड में। अब इसको कैसे याद करोगे दोस्तों, आपको पता है जो वन होते हैं दोस्तों वो हरे भरे होते हैं, जो वृक्ष होते हैं दोस्तों वो कैसे होते हैं, हरे भरे। और देहरादून में दोस्तों हरा नाम आ रहा है, इसका मतलब दोस्तों केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर होगा, देहरादून। और देहरादून कहाँ पड़ता है दोस्तों, उत्तराखंड में। इसके बाद दोस्तों भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, ये पड़ता है दोस्तों नई दिल्ली में। इसको याद करना दोस्तों, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में दोस्तों। अगला है केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान। दोस्तों जो वनस्पति अनुसंधान संस्थान है वो भी लखनऊ में है, और औषधि अनुसंधान संस्थान वो भी लखनऊ में ही है। तो दोस्तों दो इम्पोर्टेंट अनुसंधान संस्थान है दोस्तों जो बहुत बार एग्जाम में आते हैं। एक है वनस्पति अनुसंधान संस्थान और दूसरा है औषधि अनुसंधान संस्थान, दोनों ही लखनऊ में। दोस्तों आपको पता है वनस्पति में बहुत सारी औषधियाँ पाई जाती हैं। इसको याद करने की ट्रिक बता रहा हूँ दोस्तों, ट्रिक नहीं है दोस्तों, ऐसी बना के आप इससे वर्ड से याद कर सकते हो। वनस्पति से बहुत सारी औषधियाँ, दवाइयाँ बनाई जाती हैं जो लाखों रुपए की होती हैं दोस्तों। क्या होती हैं, जो लाखों रुपए की। दोस्तों आपको पता है दवाइयाँ बहुत महंगी होती हैं, कोई औषधि ऐसी होती है जो लाखों रुपए में होती है। तो इसका मतलब जो वनस्पति औषधि अनुसंधान संस्थान है दोनों ही वो कहाँ पर है दोस्तों, लखनऊ मतलब जो लाखों रुपए की होती हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। अब दोस्तों हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है दोस्तों कि प्रार्थना समाज के जो संस्थापक है वो कौन थे दोस्तों। तो बहुत इंपॉर्टेंट जो दोस्तों आया हुआ क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट है, आने वाले एग्जाम्स में भी देखने को मिल सकता है। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है दोस्तों, वो है आत्माराम पांडुरंग। दोस्तों कौन है, आत्माराम पांडुरंग। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 32। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों। हर देश में एक एक अपना कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है, एक हाई कोर्ट होता है राज्यों के अंदर। तो दोस्तों एक ऐसा कोर्ट भी है, न्यायालय भी है जो पूरे वर्ल्ड के लिए एक ही माना जाता है दोस्तों। उसको बोलते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ICJ, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। दोस्तों ये SSC CGL के पेपर में आया हुआ है। तो दोस्तों इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है दोस्तों, हैग में। हैग कहाँ पर पड़ता है दोस्तों, नीदरलैंड देश में एक शहर है हैग। वहीं पर दोस्तों एक पैलेस है, शांति पैलेस। याद रखना दोस्तों, पीस पैलेस यानी कि शांति पैलेस। शांति पैलेस कहाँ पर है, हैग में। हैग कहाँ पर है दोस्तों, नीदरलैंड में। इसी शांति पैलेस के अंदर ही अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय बना हुआ है दोस्तों। याद करना दोस्तों, बहुत ज़्यादा आने वाला क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जो उसका हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, हैग। और हैग कहाँ पर पड़ता है दोस्तों, नीदरलैंड में। इसके बाद दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर सिर्फ यहीं पे होता है। अब इसके बाद दोस्तों कई फैक्ट बनते हैं, उनको देखते हैं। सबसे पहली बात कि इसकी स्थापना कब हुई दोस्तों। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ICJ यानी कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना दोस्तों 1945 में हुई। कब हुई दोस्तों, 1945 में। हेडक्वार्टर कहाँ पर है, हैग में। हैग कहाँ पर है, नीदरलैंड में। तो दोस्तों अगला पॉइंट क्या है कि दोस्तों जो इसके जो जज होते हैं, जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं दोस्तों इसके, उनका जो कार्यकाल होता है, उनकी जो ड्यूटी होती है दोस्तों वो कितने साल तक रहती है, वो 9 वर्ष का होता है। याद रखना दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जो जज होते हैं उनका जो कार्यकाल होता है वो 9 वर्ष का होता है।
और दोस्तों वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है दोस्तों? जो राष्ट्रपति हैं इनके वो हैं दोस्तों जोआन डोनोग। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है, आपके करंट अफेयर का क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से कि वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है दोस्तों? जोआन डोनोग। और ये कौन से देश के रहने वाले दोस्तों? अमेरिका के। याद रखना दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जो राष्ट्रपति हैं यानी कि जो अध्यक्ष हैं वर्तमान में वो कौन है दोस्तों? जोआन डोनोग। और ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये हैं अमेरिका के रहने वाले। अब दोस्तों जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है इसके अंदर कितने देश शामिल हैं दोस्तों? पूरी दुनिया के कितने देश शामिल है दोस्तों? 193 193 देश सदस्य देश हैं दोस्तों किसके? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से। अच्छा दोस्तों, जब इसमें कोई भी केस की सुनवाई होती है दोस्तों तो इसके अंदर कौन कौन सी भाषाएं अलाउड हैं दोस्तों? कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं? तो दोस्तों इसके अंदर सिर्फ 2 ही भाषाएं आधिकारिक भाषाएं इसकी, अंग्रेजी और फ्रांसीसी। दोस्तों याद कर लेना, एक तो इंग्लिश लैंग्वेज और एक फ्रांचाइज यानी कि फ्रांसीसी जो लैंग्वेज है। 2 भाषाएं इसके आधिकारिक भाषाएं हैं। कौन कौन सी दोस्तों? अंग्रेजी और फ्रांसीसी। अच्छा दोस्तों, अब आपसे पूछा जाए कि जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है इसमें भारत के सबसे पहले जो मुख्य न्यायाधीश थे वो कौन थे? यानी कि जो इसके ऐसे व्यक्ति का नाम बताना है जो रहने वाले भारत के थे और जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के पद पर गए थे। सबसे पहले जो गए थे वो कौन थे दोस्तों? डॉक्टर नागेंद्र सिंह। कौन थे दोस्तों? डॉक्टर नागेंद्र सिंह। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में सबसे पहले भारतीय जो मुख्य न्यायाधीश बने थे वो कौन थे? डॉक्टर नागेंद्र सिंह। अच्छा दोस्तों, ये तो सबसे पहले थे, लेकिन वर्तमान में कौन है? प्रेजेंट टाइम में दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का क्वेश्चन बनता है आपके लिए कि वर्तमान में दलवीर भंडारी इसमें मुख्य न्यायाधीश हैं। दोस्तों याद करना, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारत की तरफ से जो मुख्य न्यायाधीश है वो कौन है दोस्तों? दलवीर भंडारी। बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले थे नागेंद्र सिंह, वर्तमान में कौन है? प्रेजेंट में दलवीर भंडारी। आधिकारिक भाषाएं दोस्तों कौन कौन सी हैं? अंग्रेजी और फ्रांसीसी। इसमें कितने सदस्य देश हैं? 193। और दोस्तों इसके जो अध्यक्ष हैं वर्तमान में वो कौन है? जोआन डोनोग, जो अमेरिका के रहने वाले हैं। इसके अंदर जो जज होते हैं जो उनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 9 वर्ष का होता है। और दोस्तों इसकी स्थापना कब हुई थी? 1945 में। इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है दोस्तों? हैग, नीदरलैंड में। नीदरलैंड के अंदर एक शहर पड़ता है हैग, वहाँ पर इसका मुख्यालय है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। और दोस्तों यदि आपको हमारे सारे क्वेश्चन समझ में आए हैं और जो इनकी क्वालिटी है वो भी आपको अच्छी लगी है, और दोस्तों ये आपके कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेंगे। और दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है और हमारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन समझ आया है तो दोस्तों आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और दोस्तों यदि आप हमारी चैनल पर पहली बार हैं तो दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो में इतना ही, इससे आगे हम देखेंगे अगली वीडियो में। और यदि आप अगली वीडियोज़ को नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।